तो जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं प्रियम्बल को, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको हम लोग समझते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है प्रियम्बल के बारे में। क्या प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशंस का? अगर पार्ट है तो क्या उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं? जिस तरीके से हमारे संविधान में संशोधन होता है, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 368 के तहत ही क्या प्रियम्बल में भी, प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है कि नहीं, और फिर क्या पार्ट है कि नहीं, ये बताएं आपको। अब तक सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो कैसे इससे लिंक है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। फिर थोड़ा जो हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड्स है, जैसे सोवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, सेकुलर है, या लिबर्टी है, आपका जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी का कुछ मीनिंग है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये सब ऑब्जेक्टिव है। तो जो ऑब्जेक्टिव आउटलाइन है हमारे प्रियम्बल में, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं और उस पर थोड़ा गहरी तरीके से है ना, थोड़ा सोचने समझने का कोशिश करते हैं। एक तो कॉमन सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है कि मतलब ठीक है, प्रियम्बल तो जानना ही चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रियम्बल एक बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और क्योंकि जुडिशरी भी मतलब सुप्रीम कोर्ट्स भी कितना बार बोल चुका है कि जब भी कोई कानून ऐसा हो जो एम्बिगुअस हो, यानी जिसको इंटरप्रिटेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, इंटरप्रेट करने में डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है कि नहीं, संवैधानिक रूप से सही है कानून बनाया हुआ सरकार या नहीं है, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस है उसके साथ अलाइन है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को देखने में ना, एक तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और दूसरी तीसरी तरफ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चेक करने में हमारा प्रियम्बल भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रियम्बल्स का इम्पोर्टेंस को समझता है और कितना बार बोला भी है, केशवानंद भारती केस में, बिरुवारी यूनियन केस में, LIC केस में, इन सभी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रियम्बल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रियम्बल क्या है, जैसे हमारा अभी प्रियम्बल कैसे पढ़ता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic, है ना। जैसे ये वर्ड है आपको बताते हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी बोलिए उसको, है ना, बात एक ही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सभी वर्ड को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया बोलता है हमारा जो प्रियम्बल है, वो बोलता है बी द पीपल, यानी हम भारत के लोग, है ना। भारत को कैसा बनाते हैं, इस तरीके का देश बनाना है, यानी इंडिया को ऐसा बनाना है, सोवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है, यानी ऐसा देश जिसके पास 100% पावर हो, है ना। सोशलिस्ट ऐसा देश जिसमें सभी का वेलफेयर सुनिश्चित हो, सभी लोगों का, यानी सभी सिटीजन्स का, कॉमन लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो। दूसरा सेकुलर, यानी सभी धर्म का संभाव हो, यानी सभी धर्म को हम सम्मान करें, है ना, किसी एक धर्म को ज़्यादा मतलब ऊपर ना उठाए और किसी एक धर्म को दबाए ना। तो सेकुलर है हमारा, इंडिया सेकुलर है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। आप जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 25 से 28 हमको फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसी तरह की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, एक हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, है ना। बोलता है ना कि हमारे खून में डेमोक्रेसी है, तो इंडिया एक डेमोक्रेसी का जननी माना जाता है। ठीक है, उसी तरह की रिपब्लिक, जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे राष्ट्रपति सेंटर में और स्टेट में आपका गवर्नर साहब, ये सब क्या है, राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, प्रतिनिधि होता है, वो चुनता है ना। तो इन सभी चीज़ को समझते हैं। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट प्रेशियस पार्ट है ना। जैसे एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं नानी पालकी वाला, आप उनका नाम सुने होंगे, है ना।
नानी पालकी वाला, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल ना एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। आइडेंटिटी कार्ड जो हम लोग स्कूल में पहनते नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड वही आइडेंटिटी कार्ड है। स्कूल्स कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वो समझाने के लिए आपको। तो प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है कि जो चीज़ें प्रियम्बल्स में कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं उसको एक आप बोल सकते हैं नोबल फीचर के तौर पे हमारा प्रियम्बल दर्शाता है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। किसी ने बोला मोस्ट प्रीशियस पार्ट है, तो जो विजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स के दिमाग में यानी माइंड में, जो लोगों का थिंकिंग था, वो थिंकिंग हमारे प्रियम्बल में दिखता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स का कुछ मीनिंग है, और जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, आपका पार्ट है, ये सब क्या है, यही सारे जो आइडियाज़ है, यही सारे जो गोल्स हैं, इसी गोल्स को डिस्कस करता है। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट क्या इंश्योर करता है, पॉलिटिकल जस्टिस हो, है ना, सबके साथ समानता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, है ना, सभी के धर्म का सम्मान हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। समझ रहे हैं ना आप। उसी तरीके से सोशलिस्ट, सेकुलर, है ना, डेमोक्रेसी मतलब क्या कि जो सोल अथॉरिटी है, जो सुप्रीम पावर उन लोगों के हाथ में है। सुप्रीम पावर जैसे हम ही लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वही लोग क्या चुनता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, यानी जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे कॉमन लोग होता है वही वोट कास्ट करता है, और उनके हाथ में सोल अथॉरिटी होता है, सोल पावर होता है ना, सुप्रीम पावर होता है, जिसको मन करेगा उसको जिता देगा, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कौन है, यहाँ पे सुप्रीम लोग हैं। इसलिए हमारा प्रियम्बल कैसे पढ़ता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। जो अथॉरिटी आता है वो अथॉरिटी कहाँ से आता है, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस अधिकार लेता है वो कहाँ से लेता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। ठीक है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ऐसा बनाता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स। सिर्फ बनाना ही नहीं है, इस तरीके का देश ही नहीं बनाना है कि जहाँ सब धर्म संभाव हो, डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिक हो और सेकुलर हो, है ना, ऐसा बनाना ही नहीं है। उस देश के नागरिक को, एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स, उस देश के यानी इंडिया के नागरिक के सभी को क्या जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस से काम नहीं चलेगा, सोसाइटी में भी जस्टिस होना चाहिए, और इकोनॉमिक मतलब सोशल तरीके से भी जस्टिस होना चाहिए, और इकोनॉमिक तरीके से भी जस्टिस होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से बोलता है लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, कुछ कहने की आज़ादी। ये जो हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है बोलने, लिखने, पढ़ने का, वही है, उसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लिमिटेशंस है, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है ताकि देश को थोड़ा मरोड़ा ना जाए, है ना, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ ऐसा देश नहीं बनाना है, उसके सिटीजन्स को क्या देना भी है, जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है, इक्वलिटी देना है। और जब ये तीनों जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी आ जाएगा तो आपसी में भाईचारा हो जाएगा, फ्रेटर्निटी अपने आप आ जाएगा, है ना, बंधुत्व का भाव, भाईचारे का भाव अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको एक बताया जस्टिस, ठीक है, और दूसरा वर्ड है आपका लिबर्टी, तीसरा वर्ड है आपका जस्टिस, लिबर्टी, और एक क्या हो इक्वलिटी, है ना, सोशली और इक्वलिटी, सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और एक है आपका फ्रेटर्निटी। ठीक है, इन सभी वर्ड को भी हम लोग समझते हैं। तो ये सब वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं।
कॉन्स्टिट्यूशंस इसी पे बात करता है ना। जैसे डीपीएसपी बनाया गया, क्यों बनाया गया है? ताकि समाज में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले, लोगों को पता चले कि सिर्फ डेवलपमेंट ही हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीबी बनता जा रहा है ना। सोशलिस्ट, अब ये जैसे एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर, दो, और एक और वर्ड इंटीग्रिटी है ना। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो आता है, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वो जो तीसरे वर्ड है, इसको ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में इंदिरा गांधी जब सरकार पावर में थी तो उस समय डाला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, है ना। आप ध्यान रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में डाला गया, ठीक है। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा प्रीएम्बल पहले कैसे था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हालांकि ये वर्ड डाला गया, लेकिन डालने से पहले भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीज़ें है। जैसे सोशलिस्ट हम लोग थे, है ना, सोशलिस्ट थे, नहीं तो फिर डीपीएसपी बनाए क्यों? डीपीएसपी क्या बोलता है कि एक वेलफेयर स्टेट सुनिश्चित करो, सरकार के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है कि भाई आप जनता का ख्याल रखिए, पता चले कि गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है ना। समाज में इक्वलिटी लाना है आपको, सभी के साथ सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिले, और सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से सबके साथ जस्टिस इंश्योर हो, न्याय हो, और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होगा तभी पॉलिटिकल। मतलब सोशल जस्टिस क्या है कि किसी के भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होना चाहिए, है ना। सबको एक जो मीनिंगफुल लाइवलीहुड होता है वो मिलना चाहिए, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कोई गरीब ना हो, मतलब किसी को इतना ना नीचे, किसी के पास खाने के लिए भी ना हो, और किसी के पास, है ना, वर्षों के लिए है, 4 जनरेशन खाते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए ना, जब नेहरू जी 1951 में लैंड सीलिंग एक्ट लाया था, और ताकि जो ज़मींदार है उससे ज़मीन को लेकर गरीबों के बीच में बांटा जा सके, प्लानिंग कमीशन बैठाया गया। इन सभी चीज़ के पीछे डीपीएसपी एक, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या है, वो स्टेट्स के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है कि आपको इस तरीके का सोसाइटी बनाना है, समाज और इंडिया बनाना है, ठीक है। तो इन सभी वर्ड को आप ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको डीप में, कि जो प्रीएम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पावर लेता है, ऑथोरिटी लेता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों से लेता है, ठीक है। इस तरीके के नेचर हमारा स्टेट है। स्टेट्स का नेचर कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। नेचर ऑफ स्टेट इसे बोल दीजिए आप, कि अगर नेचर ऑफ स्टेट आपको बोलना है तो इस तरीके का है, ठीक। और जो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि हम सब लोग मिलकर तो संविधान बनाएं, और संविधान बनाएं और देश ऐसा बना लिए जहाँ पे हम बोल दिए कि सोवरेनिटी है, 100% सोशल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लेकिन ठीक है, देश तो अच्छा बना दिए, घर तो अच्छा बना दिए, लेकिन उस घर का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। मतलब खाना तो बना दिए, लेकिन उस खाना का ऑब्जेक्टिव क्या है, पेट भरना चाहिए, उसे हेल्थ अच्छा होना चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन भरपूर मिलना चाहिए। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम, कि अब ठीक है, मैं तो बना दिया, नेचर स्टेट ऐसा बना दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है जस्टिस देना है, सिटीजन्स को लिबर्टी मिलना चाहिए, सभी को, सब इंडिविजुअल के लिबर्टी को सेलिब्रेट करना चाहिए, सभी इंडिविजुअल का जो इनिशिएटिव्स हैं, सभी इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होना चाहिए, है ना। किसी के लिबर्टी, किसी को 100% लिबर्टी मिले, किसी को मतलब कोई चिल्ला रहा है, बोल रहा है, गाली दे रहा है, कोई चुपके से डर कर बोल ही नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या है, जुडिशरी है हमारे पास, इक्वलिटी होना चाहिए समाज में, और जब ये सारे, जब तीनों एग्जिस्ट करने लगे थे, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का भाव अपने आप आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझे, फिर आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले इन सभी वर्ड को तो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं कि बीरीवारी यूनियन में
और केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, क्या प्रियम्बल्स में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पार्ट है कि नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए तो 1951 में ना वीरबारी यूनियन केस हुआ, ठीक है। नाइनटीन 51 में, ठीक, जो लैंड सीलिंग एक्ट पास हुआ तब जाकर एक केस हुआ। उसके बाद फिर हुआ एक केशवानंद भारती केस। इन दोनों केस में ही ज़्यादातर हमारा क्या है कि प्रियम्बल से रिलेटेड बात उठा, प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो वीरबारी यूनियन में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए प्रियम्बल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने में, किसी भी कानून को उसको व्याख्या करने में, उसको समझाने और उसको समझने में जुडिशरी का बहुत बड़ा हेल्प होता है, ठीक है। और जो अंतर्विरोधी कानून है, अपने आस में उलझा हुआ है, क्या इसको सही माने गलत माने, उन सभी उस तरीके के जितना भी कानून होता है उसको इंटरप्रेट करने में हमारा प्रियम्बल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन का पावर किसके पास है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशरी के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। तो जब भी कोई भी संविधान के किसी भी एक आर्टिकल से एक दूसरे आर्टिकल्स के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना, कि अब इसको सही माने कि इसको सही माने, तो उस समय जुडिशरी क्या करता है कि जो हमारा प्रियम्बल है या फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है, इन सभी को ध्यान से देखता है और समझता है कि जो हमारा फाउंडिंग फादर था, जो संविधान निर्माता थे, क्या उनके दिमाग में, उनके माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सोचते थे और कैसा वो राष्ट्र बनाना चाहते थे, क्या उस ऑब्जेक्टिव्स और उस आउटलाइन के ऊपर एक कानून उससे ठीक बैठ रहा है कि नहीं, यानी उसके साथ कोरिलेट कर पा रहा है कि नहीं, तब जुडिशरी क्या है फैसला अपना सुनाती है। अब जैसे उसके बाद तो इतना इम्पोर्टेंट रोल समझने के बावजूद भी कि प्रियम्बल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लॉ को डिफाइन करने में, फिर भी वीरबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नहीं है, ठीक, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नहीं है। उस समय तक क्योंकि प्रियम्बल में कोई आपका क्या बोलता है अमेंडमेंट वगैरह हुआ था नहीं, ये तो 1976 में हुआ था, है ना, सोशलिस्ट सेकुलर, तो 1976 में है। स्वर्ण सिंह कमेटी बाद में बना जब अमेंडमेंट किया, लेकिन ये आपका वीरबारी यूनियन में ये हुआ कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं। यही केस केशवानंद भारती केस में आया। केशवानंद भारती केस में भी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो 1973 का केस है। केशवानंद भारती केस में भी यही हाल था। केशवानंद भारती केस में भी प्रियम्बल्स को लेकर क्वेश्चन उठा कि क्या जब प्रियम्बल्स कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है ही नहीं, प्रियम्बल्स जब कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है ही नहीं, तो इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है ना, मैंने प्रियम्बल्स में अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें जो वीरबारी यूनियन में जजमेंट दिया तो उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है तो उसमें संविधान संशोधन भी हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत, है ना। जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है पार्लियामेंट को, है ना। तो जब प्रियम्बल जो वीरबारी यूनियन केस में जो स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट का, उसको चेंज करते हुए, उसको पलटते हुए केशवानंद भारती केस में बोला सुप्रीम कोर्ट कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट है, और जो पार्ट है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि आर्टिकल 368 के तहत आराम से वो प्रियम्बल में भी क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है, प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकता है। लेकिन आप तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कहीं भी संशोधन कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी भाग में, प्रियम्बल में कीजिए, किसी भी आर्टिकल्स को संशोधन कर सकते हैं, लेकिन
आप जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं आप अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ये सारी चीज़, हालांकि जो फाउंडेशन, कौन सी फाउंडेशन, यही तो फाउंडेशन है ना कि सोशल, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ये सारे हैं। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है उसको हम बताएंगे बाद में, मतलब बाद में मतलब हम केसेस के माध्यम से आने वाले समय में, समय जब पड़ेगा तब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट है और नहीं है। तो झगड़ा ख़त्म कि अब झगड़ा ख़त्म कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो पार्ट है, तो बस सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर LIC का जब केस हुआ है ना, ये 1991 का केस है शायद, एक मिनट देख लेने दीजिए हमको। तो 1991 में LIC का केस हुआ। ठीक, आपका एक मिनट जस्ट, बीरीबारी यूनियन में 1960 का केस है। ठीक है, 1960 का केस है बीरीबारी यूनियन, सॉरी। तो LIC केस 1991 में हुआ था। ठीक है, 91 में केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या बोला इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे DPSP है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP में क्या है कि आप किसी चीज़ DPSP को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, यानी जस्टिसेबल नहीं है, उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय उसको लागू नहीं कर सकता है। जैसा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हुजूर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना जजमेंट मतलब रिट पिटीशन के थ्रू सरकार को बोलती है कि भाई इसका जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है इसको सही करो, काहे को वायलेट कर रहे हो, है ना। यानी न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल है, लेकिन DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने LIC में बोला कि प्रियम्बल भी इन्फोर्सेबल नहीं है जुडिशरी के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट बोला कि जस्टिसेबल नहीं है ना, कि आप प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखा है उसको लेकर आप बोले कि सर इसमें तो सॉवरेन सेकुलर लिखा है या सोशलिस्ट लिखा है। अब सोशलिस्ट का मतलब कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। अब देखिए मैं तो गरीब हूँ, अब इसके लिए क्या सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाइए कि क्यों मैं गरीब हूँ, ठीक करें उसको। तो आप जो चीज़ें प्रीम्बस में लिखा है उसको लेकर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, बोले कि हाँ भैया अब इसको लागू करो, तो जस्टिसेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, यानी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यानी जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, इस केस का पूरा नाम है LIC ऑफ इंडिया केस, बस LIC ऑफ इंडिया केस ही है ना, 1995 का है। आजकल मैं भी कुछ ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। यहाँ भी 51 को 60 को 51 कर दिया। तो LIC केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जस्टिसेबल नहीं है, आप आराम से जिस तरीके से मतलब DPSP है ठीक उसी तरीके से। चलिए, तो ये तो हो गया झगड़े, प्रियम्बल से जुड़ा झगड़े कि क्या सही है, पार्ट है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में होता है अमेंडमेंट ठीक उसी तरीके से प्रियम्बल में अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा, ये झगड़े ख़त्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया और सारा ख़त्म। ठीक, अब लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का पावर है, लेकिन लिमिटेड पावर है। और लिमिटेड पावर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो लिमिट कर देता है पार्लियामेंट को कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक जो वर्ड से लिखे हैं हमारे प्रियम्बल में। झगड़े समझा दिए आपको, बैकग्राउंड समझा दिए, है ना, कि प्रियम्बल्स वगैरह का बैकग्राउंड क्या है, अथॉरिटी क्या है, ये सब समझा दिए। अब हम लोग समझते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो हम आपको समझा दिए कि झगड़े क्या है प्रियम्बल से रिलेटेड, कि अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब हम आपको समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जो प्रियम्बल्स में जो वर्ड है, जैसे सोवरेनिटी है,
है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। इन सभी वर्ड को हम लोग थोड़ा एक मैक्रो और एक बोल सकते हैं कि थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, यानी थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वर्ड है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? ठीक, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास 100% कंट्रोल हो, है ना, इंटरनल मैटर में, है ना, अपने घर के मुद्दे में भी और अपने घर के बाहर के मुद्दे में भी। जब दोनों मुद्दे में, यानी घर के बाहर भी 100% कंट्रोल और घर के अंदर भी, यानी घर के बाहर यानी अपना डिसीजन लेने का, फैसला करने का 100% कंट्रोल, और अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से जब व्यक्ति फ्री होता है या कोई स्टेट फ्री होता है तो उसे बोला जाता है सोवरेन है। ठीक है, तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। जैसे इंडिया अपना इंटरनल मैटर में भी 100% सोवरेन है, जो चाहता है, जो कानून बनाना चाहता है, जो फैसिलिटीज़ अपने सिटीजन्स को देना चाहता है बिल्कुल दे सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, न उसके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल करे इंडिया को। ठीक है, और एक्सटर्नल मैटर में भी कि किसी देश से कैसा रिलेशन रखना है, उसे रिलेशन बनाना है नहीं बनाना है, किस मुद्दे पे क्या स्टैंड लेना है, कोई दबाव नहीं। कोई स्टेट मतलब कोई कंट्री इंडिया को ऊपर दबाव नहीं बना सकता है कि आपको इसी तरीके का स्टैंड लेना है। ठीक है, फॉरेन रिलेशन में वो अलग होता है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। और सोवरेनिटी का मतलब है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, इसलिए इंडिया 100% सोवरेन है। ठीक है, तो ये हुआ सोवरेनिटी का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में। ठीक है, जैसे जब कोई इंडिविजुअल स्वयं पैसा वगैरह अर्न करना स्टार्ट कर देता है, यानी अपना खर्चा खुद उठाना स्टार्ट कर देता है, तो फैमिली से इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इंडिपेंडेंट हो जाता है अपना जो काम धंधा करना है उसमें क्या सोवरेन हो जाता है ना। 100% अपना कंट्रोल, क्या निर्णय लेना है, कैसे जीना, कैसे जीवन जीना है, किस तरीके से जीना है, क्या काम करना है, किस तरीके से रहना है, इन सभी तरीक़ों से क्या होता है इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो सोवरेन का मतलब यही हुआ। ठीक है, कि इंटरनल मैटर में भी और एक्सटर्नल मैटर में दोनों तरीके से क्या व्यक्ति 100% सोवरेन है। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली भी, है ना, नहीं लिखते हैं ज़्यादा, डबल बोर्ड छोट है तो संकेत के रूप में हमें आपको लिखता हूँ कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, यानी इंटरनल मैटर में भी और एक्सटर्नल मैटर में 100% सोवरेन है। तो सोवरेनिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, आपको पता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है सोशलिस्ट। नंबर 2 हम रखें इसको नंबर 2 पे, है ना, नंबर 2 पे ही है नहीं, हम इसको नंबर 2 दिए हैं, तो नंबर दूसरे पे है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद, हिंदी में बोलता है समाजवाद। तो इंडियन सोशलिज्म ना एक अलग तरीके का सोशलिज्म है, ना तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है साम्यवाद जो पूरी तरीके से मार्क्सवाद की तरफ है, और न ही पूरी तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ है, और न ही पूरी तरीके से जो आजकल जो प्रचलित सोशलिज्म है कि पूरे मेंस ऑफ प्रोडक्शंस लोगों के हाथ में, उस भी तरीके का नहीं। तो इंडिया का जो सोशलिज्म है ना एक अलग ब्रांड है ना, इंडियन सोशलिज्म का एक नया ब्रांड है जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, जहाँ से कुछ गांधीयन सोशलिज्म भी मिलता है, कुछ गांधीयन सोशलिज्म भी है, कुछ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी है, और कुछ आपका कैपिटलिज्म भी है। तो सबको मिलाकर एक इंडियन ब्रांड का सोशलिज्म है। ठीक है, जिसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब है कि सोशलिस्ट का मतलब तो होता है कि समाजवाद की जितने भी मेंस ऑफ प्रोडक्शंस है लोगों के हाथ में होगा, है ना, लोग ही प्रोड्यूस करेगा, उसी को मैनेज करेगा, यानी गवर्नमेंट के हाथ में होगा, सरकार के हाथ में होगा। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, जितने भी है आपका, और रेलवे हो गया, है ना, एयर आपका क्या बोलता है उसको, एयर भी हो गया, ये सब क्या है सरकार के पास रहता है। जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो सब सरकार के पास होता है। और कुछ चीज़ें में अब तो कह रहे मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट चला इंडिया में, तो कुछ कैपिटलिज्म भी चलता है,
कुछ आपका मतलब कुछ आपका प्राइवेटाइजेशन भी है और कुछ आपका यहाँ क्या बोलता है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है ना, कि नेशनलाइजेशन भी है, कुछ प्राइवेटाइजेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि उन सभी सेक्टर से जिससे लोगों का भला हो, जिससे सोसाइटी में जस्टिस इंश्योर हो सके, जिसमें सोसाइटी में इक्वलिटी प्रमोट हो, जिससे सोसाइटी में इक्वलिटी प्रमोट हो, है ना, जिससे लोगों का वेलबींग सुनिश्चित हो। डीपीएसपी क्या बोलता है? डीपीएसपी गवर्नमेंट के ऊपर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो डीपीएसपी आपके गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, डीपीएसपी सरकार के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है कि आपको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट्स मतलब कि सभी सिटीजन्स का वेलफेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब बनते जा रहा है और वो धरती के नीचे घुस गया, है ना, गर्त में घुस गया, और जो अमीर है वो तो अमीर ही बनते जा रहा था। इस तरीके से नहीं है ना, कि कुछ प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए और कुछ आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी होना चाहिए, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर भी दोनों होना चाहिए, जिससे क्या हो, चीज़ें बैलेंस्ड हो और जो पॉवर्टी है, गरीबी है, भुखमरी है, उसको भी ख़त्म किया जा सके देश में। ठीक है, तो सोशलिज्म का मतलब यह हुआ, है ना। डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इसीलिए बनाया गया ताकि, क्योंकि उस समय देश के पास इतना रिसोर्सेस नहीं था कि डीपीएसपी को पूरी तरीके से 100% से लागू कर दिया जाए और सभी गरीबों को धन दौलत मतलब पैसा वैसा बांटकर, अनाज बांटकर सभी का गरीबी ख़त्म कर दिया जाए। न उतने देश के पास रिसोर्सेज था, न उस समय का आप बोल सकते हैं कि सिटीजन्स उतना अवेयर था, है ना, कि अपने राइट्स को डिमांड कर पाए, और न उतना एजुकेशन था, शिक्षा भी अशिक्षा भी था, अशिक्षा था, बेरोजगारी था, भुखमरी था, मल्टीपल प्रॉब्लम्स था। तो डीपीएसपी संविधान में इसलिए रखा गया कि समय के हिसाब से सरकार कोशिश करेगा कि अपने कानून में, अपने एग्जीक्यूशन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशंस में इन सभी आइडियाज़ को जो डीपीएसपी में बताया गया है उन सभी को ध्यान में रखते हुए काम करे, जिससे समाज में, देश में क्या हो, गरीबी ख़त्म हो, भुखमरी ख़त्म हो, सोसाइटी में जस्टिस इंश्योर हो, सभी के साथ इक्वलिटी वाला व्यवहार हो, है ना, किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, यानी सोसाइटी जस्ट बने। जस्ट में मतलब कि सबके साथ जस्टिस इंश्योर हो। ठीक है, तो सोशलिस्ट का कंसेप्ट यही है। दूसरी तरफ गांधी जी का भी इन्फ्लुएंस था, है ना। गांधी जी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और गांधी जी लोगों को सपना दिखाया। लोग यानी इंडिया जो फ्रीडम फाइटिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंडिया में सब पार्टिसिपेट किया, तो उन सभी गरीबों को, उन सभी पिछड़े को सपना दिखाया कि भाई तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो, तुम्हारे साथ भी जस्टिस होगा। और गांधी जी से इन्फ्लुएंस था ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। यहाँ तक कि नेहरू जी आपके सोशलिस्ट आइडिया से बहुत, मार्क्सिस्ट आइडिया से बहुत इन्फ्लुएंस थे। वो एक बार यूएसएसआर गए थे और यूएसएसआर में उन्होंने देखा था कि गवर्नमेंट सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है, और उस समय का सिचुएशंस भी ऐसा डिमांड कर रहा था कि सरकार सोशलिस्ट मेजर उठाए। उसी को देखते हुए प्लानिंग कमीशन बनाया गया, है ना, पंचवर्षीय योजना, जिससे लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो, है ना, सबका कल्याण हो, जन कल्याण हो। तो इसलिए सोशलिज्म हमारे आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो डीपीएसपी है वो सबसे ज़्यादा सोशलिस्ट आइडियाज़ की तरफ खींचता है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों परफॉर्म करता है हमारे देश में। नेक्स्ट इकोनॉमी जैसा कंसेप्ट है ना। हालांकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 1981 के बाद आने के बाद, है ना, वैश्वीकरण, उदारीकरण, आपका पूंजीवाद जब से आया है, कैपिटलिज्म, और जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर चला है, तब से सोशलिज्म पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। आज इंडिया लगभग आप बोल सकते हैं कि जो भी सरकार है पावर में, वो ज़्यादातर कैपिटलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है ना, कि सब कुछ मतलब प्राइवेटाइजेशन जितना हो सके, प्रॉफिट जितना जनरेट किया जा सके उतना ठीक है। लेकिन इंडिया
एक वेलफेयर स्टेट है। अब वेलफेयर सुनिश्चित करना इंडिया का प्रायोरिटी है, ठीक है। होना भी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट का होना चाहिए कि उस देश के सिटीजन्स के साथ वेलफेयर हो, देश के सिटीजन्स का वेलफेयर हो, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिज्म का मतलब, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक आप इसमें रख लीजिए समझने के लिए। अब चौथे नंबर पे है सेकुलर। तो इंडिया जो सेकुलर कंट्री है ना, जैसे सेकुलर को आपका सोशलिस्ट को और एक इंटीग्रिटी को, इन तीनों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया, जैसे हम आपको बताते हैं। तो सेकुलर में, सेकुलर का क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है 25 से लेकर 28 क्या बोलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी देता है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, किसी भी बिलीफ को मान सकते हैं, फेथ, किसी भी फेथ में विश्वास रख सकते हैं, वर्शिप, आप किसी को भी पूजा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप जिस तरीके से रहना चाहते हैं, जिस भी सरकार भगवान को मानना चाहते हैं, जिस भी रिलीजन में विश्वास रखिए, किसी भी धर्म में आप विश्वास रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फंडामेंटल राइट है ना। तो हम तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इसलिए इतने सारे धर्म हैं, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद इतने सारे धर्म, ठीक है वो रिलीजियस क्लास होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कहीं और होता है ना। तो इंडिया में उतना नहीं होता है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि समय आने पर रिलीजियस क्लास ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए इंडिया, और हमेशा इंडिया जब से इंडिपेंडेंट है, जब से पैदा लिया इंडिया, तब से हम लोग सेकुलर कंट्री के रूप में ही पैदा लिए, ठीक है। सब धर्म संभाव, सब धर्म चलेगा हमारे यहाँ पे। तो सेकुलर का मतलब ये हुआ। एक चीज़ और, हाँ, एक दो तरीके का सेकुलरिज्म होता है, एक होता है निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव सेकुलरिज्म ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलता है ना। कि निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि मैं रिलीजन से स्टेट यानी पूरे कंट्री, होल कंट्री, पूरे कंट्री से, स्टेट रिलीजन से तटस्थ रहेगा, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। रिलीजन्स मैटर सिटीजन्स का है, इंडिविजुअल्स का है, पर्सनल मैटर है, स्टेट रिलीजन्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। न पॉजिटिव तरीके से, न निगेटिव तरीके से, उसको बोला जाता है निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। कि स्टेट्स को, रिलीजन से कोई माने मतलब नहीं, आप किसी भी धर्म को फॉलो कीजिए, ठीक है, ना आपको सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा, उसको बोलता है निगेटिव कंसेप्ट ऑफ। और एक होता है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। जैसे इंडिया फॉलो करता है, इंडिया में पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, जहाँ पे सब धर्म का हम संभाव करते हैं, यानी सब धर्म का सम्मान करते हैं। और भारत सरकार, हमारा देश सभी धर्म को इक्वल प्लेइंग फील्ड देता है, मतलब सभी धर्म को बोलता है कि आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए, आप मानिए उसको, विश्वास रखिए, आप उसमें बिलीव रखिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सरकार सपोर्ट करती है मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में, सब चीज़ मेंटेन करने में, ठीक है। तो इंडिया एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाला देश है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, हम ना कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, ठीक है। चलिए, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज आवर फंडामेंटल राइट, इसलिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। जो हमारा प्रियम्बल में एक वर्ड नहीं भी लिखा था, फिर भी एक सेकुलर कंट्री ही है इंडिया, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया मेरे हिसाब से, ठीक। और ये 4 नंबर पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी है, ठीक है। पता है कि हम लोगों के खून में डेमोक्रेसी है, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया के खून में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का जननी है भारत। डेमोक्रेसी का एक जन्मदाता है, जननी है, यानी पैदा होता है डेमोक्रेसी कहाँ, इंडिया से पैदा होता है ना। मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है हमारे प्रधानमंत्री, खूब बोलता है इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो बात सही भी है, इंडिया इतना बड़ा देश में डेमोक्रेसी काम करता है, डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उस पर चलता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है,
कि रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है ना, कि रूल ऑफ लॉ हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, आपका जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, है ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, और क्या होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी का आइडिया कैसे एग्जिस्ट करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करेगा और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। आपका रूल ऑफ लॉ, जो कानून संविधान में लिखा है वही चलेगा, है ना, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जो संविधान में लिखा है वही चलेगा, ठीक। दूसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि जो व्यक्ति एडल्ट है वो किसी भी जाति से हो, कास्ट से हो, रेस से हो, कलर, मतलब किसी भी कलर का, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी ग्राउंड पे, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब प्लेस ऑफ बर्थ इसमें नहीं है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ पर तो यूनिवर्सल एडल्ट, अब गुजरात के हैं तो बिहार में आपको थोड़ी नहीं वोटिंग करने देगा, है ना, तो प्लेस ऑफ बर्थ पर तो इसमें तो हो ही सकता है। अब गुजरात में आप इलेक्शन में वोट डालते हैं, तो अब बिहार में थोड़ी ना आपको वोट डालने दें, कहीं एक ही जगह पे डालने देगा, है ना, तो प्लेस ऑफ बर्थ पे आपके साथ क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आपको रोका जा सकता है, लेकिन बाकी जो रेस है, रिलीजन है, कास्ट है, सेक्स है, इन सभी की वजह से आपको यूनिवर्सल एडल्ट क्या बोलता है, किसी भी इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने से आपको मना नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 325 बोलता है। आर्टिकल 325 बोलता है कि आप किसी भी धर्म, जाति, विश्वास, किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, जाति हो, कोई भी कलर हो, कोई भी रेस, सेक्स हो, आपके साथ इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने के लिए, यानी इलेक्शन देने के लिए आप एलिजिबल होंगे। इन सभी बेसिस के ऊपर आपको इलेक्शन देने के लिए, मतलब इलेक्टोरल रोल होता है जो, उसमें इंक्लूड करने के लिए आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। सो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जवाबदेह होता है। अगर एग्जीक्यूटिव सही से का मतलब जो कार्यकारिणी होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, जितना भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो पार्लियामेंट में उसके प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर सरकार गिर गया तो गया, ठीक है। दूसरा कि जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है लोगों के पास होता है ना, कभी लिख लीजिए, लिखना चाहें, हालांकि आपके सारे बुक में पॉइंट दिया हुआ है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो क्या है, लोगों के पास है, यानी पीपल के पास। लोग चाहे तो किसी का भी सरकार बना सकता है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, आप बोल सकते हैं कि जो 100% सोवरेन है, लोग हैं, लोग यानी पीपल, कॉमन जनता, आम नागरिक, ठीक। तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो तो लोग हैं ही। दूसरा रूल ऑफ लॉ है, आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। दूसरा आप ये क्या लिखे हम आपको कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ इलेक्शन ही हो, डेमोक्रेसी इलेक्शन भी होना चाहिए, पीरियडिक इलेक्शन भी होना चाहिए, है ना, कि समय समय पे इलेक्शन होता रहे, लेकिन ये सभी चीज़ें होना चाहिए, नाम के लिए इलेक्शन ना हो, है ना, जैसे रशिया में होता है, जैसे पाकिस्तान में होता है, तो नाम के लिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे इलेक्शन के साथ साथ ये सारी चीज़, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से लेकर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लेजिस्लेचर के प्रति, तभी जाकर, है ना, तभी जाकर
एक अच्छा डेमोक्रेसी माना जाता है। डेमोक्रेसी 100% आप बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बाकी उस पर जो एलिगेशंस लगता है वो तो लगता ही रहता है, वो तो सब व्यक्ति एक दूसरे को कैरेक्टरलेस ही बताता है। तो देश के लेवल पर भी होता है, हर देश एक दूसरे देश के ऊपर कीचड़ उछालता ही है कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, चलिए, हालांकि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक एक होता है किंग और क्वीन, एक होता है इलेक्टेड हेड। तो जो हम लोग का हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, वो इलेक्टेड होता है। जैसे जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो इलेक्टेड होता है। लेकिन उसी तरीके से यूके में देख लीजिए, ब्रिटेन में, वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है, किंग और क्वीन, राजा रानी होता है, वो क्या होता है? सक्सेशन के थ्रू होता है। आपका जो उत्तराधिकारी बोला जाता है, उत्तराधिकारी कि बेटा के बेटा, पोता, पोता पर पोता, है ना, एक ही फैमिली से आते जा रहा है ना, सक्सीड कर रहा है, सक्सेशन के थ्रू आता है। लेकिन हमारे देश में ये सक्सेशन पैक्सेशन नहीं चलेगा। यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑफिस होता है वहाँ भी इलेक्शन होता है, और जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, प्रेसिडेंट साहब, वो भी हम लोगों के जैसे कॉमन लोगों में से ही चुनकर इलेक्ट होकर उस ऑफिस में जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप हमारे प्रेसिडेंट साहब को देख लीजिए, जो मैडम द्रौपदी मुर्मू हैं, एक ट्राइबल रीजन से आते हैं, एक ट्राइबल वुमेन है। उसके बाद भी इलेक्शन में उनको इलेक्ट किया है, सरकार ने उनको क्या है, राष्ट्रपति बनाया। तो जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो नॉमिनेटेड वेमिनेटेड नहीं होता है ना, कोई सक्सेशन पैक्सेशन नहीं। यहाँ रिपब्लिक है, लोगों के हाथ में है कि किसको बनाएंगे हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, और पूरे पब्लिक, तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड। ठीक है, और जो पब्लिक ऑफिस होता है, जितने भी सरकारी ऑफिस होता है, वो सभी सिटीजन्स के लिए खुला रहता है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि आप इस पब्लिक ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं हैं, है ना, इस बात पे कि आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं, इस बात पे कि भाई तुम गोरे नहीं हो जाओ, पहले फेयर लगनी लगा कर आओ, पहले चिकना होकर आओ, सुंदर होकर आओ, तब फिर इस पब्लिक ऑफिस के लिए तुमको एलिजिबल मांगेंगे। ऐसा कुछ नहीं चल सकता है ना। आपको सब सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके पास इक्वल एक्सेस है पब्लिक ऑफिस का। ठीक है, तो ये होता है रिपब्लिक का। रिपब्लिक का मतलब किंग क्वीन नहीं चलेगा, जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो भी इलेक्टेड होगा। ठीक है, फिक्स्ड पीरियड के लिए। तो इन सभी वर्ड का मतलब जो हम आपको समझाए हैं कि सोवरेन का मतलब 100% कंट्रोल अपने ऊपर, उस कंट्री के पास 100% सोवरेनिटी है। उस सोशलिस्ट का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे आम जनता का ध्यान रखा, लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो और साथ ही साथ ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी हो। सेकुलर का मतलब कि सब धर्म का संभाव करें, सम्मान करेंगे। ठीक है, और डेमोक्रेसी का मतलब कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो, जुडिशल इंडिपेंडेंस हो, यानी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करे। पता चले कि सरकार इंटरफेयर करने लगे कि सरकार ही कानून बना रहा है, सरकार ही लागू भी कर रहा है और सरकार ही क्या जजमेंट भी सुना रहा है, तो फिर न्याय किसको मिलेगा? न्याय किसी को मिलेगा? ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का मतलब, रिपब्लिक का मतलब हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो भी इलेक्टेड होता है। ठीक है, तो इन सभी वर्ड को हम आपको समझाएं, कोशिश किए हम आपको समझाने का। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर इसको समझ में नहीं आया, ये वाले वर्ड्स थोड़ा और क्लेरिफाई कीजिए, तो 2-4 और एग्जांपल हम उसमें घुसेड़ कर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर अब आपको ये जो 4 वर्ड हैं इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है। ठीक है,
कि किस तरीके से जस्टिस सोसाइटी में जस्टिस इंश्योर होगा, इक्वलिटी कैसे आएगा, और जब इक्वलिटी और जस्टिस आ जाएगा तो फ्रेटर्निटी कैसे आएगा। ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, है ना। इससे पहले हम आपको समझा दिए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या होता है, इसका मीनिंग हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा क्रिप्स मैनर में इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि जस्टिस कैसे इंश्योर होगा, है ना। जस्टिस तभी इंश्योर होगा ना कि जो डिप्राइव सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, जो एससीज है, एसटीज़ है ना, अदर बैकवर्ड क्लास है, या आपका वुमेन है, इन सभी को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इन सभी को भी उतना ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जितना एक डेवलप्ड सोसाइटी, जितना एक डेवलप्ड इंडिविजुअल को मिलता है, जितना एक डेवलप्ड ग्रुप को मिलता है। तो जस्टिस कैसे इंश्योर होता है? जस्टिस का मतलब ये थोड़ी ना है कि जिसको जितना चाहिए उतना दे दो, हो गया, नहीं। जस्टिस मतलब जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना दो। ठीक है, इक्वल बांटना नहीं है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है ना। जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है कि जो छोटा है उसको थोड़ा और हाइट दो ताकि वो सही से इंजॉय कर पाए मैच को, है ना। इक्वलिटी वाला जो फोटो देखे होइएगा आप, है ना, कि जस्टिस कैसे इंश्योर होगा कि जो सबसे छोटा है उसको डबल डब्बा दो, डबल डब्बा, ताकि उस पर चढ़ कर वो भी ग्राउंड में मैच देख सके। और जो सबसे डबल है उसका जो डब्बा है नीचे लगा हुआ है, यानी उसको हाइट को बढ़ाने के लिए उसका डब्बा ले लो, और जो सबसे छोटा है उसको दो ताकि तीनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, है ना, और तब जस्टिस इंश्योर होगा। तो जस्टिस का मतलब ये होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट विथ ऑल, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि जिसको जितना चाहिए उसके हिसाब से दो, इसके हिसाब से नहीं कि हमने कितना किसको बांट दिया, है ना, कि 50-50 वाली बात नहीं है ना, कि 50-50 तुम भी ले लो, नहीं। अगर इसको 30% की ज़रूरत है तो इसको 30% दो, अगर इसको 80%, 70% की ज़रूरत है तो इसको 80% दो, है ना। ये भी समझ लीजिए कि जिसको जितना ज़रूरी है उसके हिसाब से दो, तभी जस्टिस इंश्योर हो सकता है। यही हमारा सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का मकसद होना चाहिए। और जस्टिस इंश्योर करने के लिए डीपीएसपी सरकार के ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है, हम आपको समझाए भी हैं। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब ये होता है। जस्टिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका पॉलिटिकल जस्टिस मिल गया कि आपको राइट है वोट डालने का, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं, आपके पास सारे राइट्स है। भाई मतलब कहने का मेरा क्या मतलब है कि एक गरीब बच्चा उतना अपॉर्चुनिटी को एंजॉय नहीं कर पाता है जितना एक अमीर बच्चा कर पाता है। जैसे आप एक सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं और एक बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आता है, या सरकारी स्कूल से ही बढ़िया स्कूल से पढ़ के आता है, तो आपके ज्ञान में और जो एक सरकारी स्कूल के बच्चे का जो होता है उन दोनों के नॉलेज में डिफरेंस होता है। और जब दोनों को आप एक एग्ज़ाम में बैठा देते हैं, दोनों 12th किया है, मान लीजिए कि दोनों 12th किया है, लेकिन फिर भी दोनों का अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान के फ़र्क। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलना चाहिए कि जिसको जितना चाहिए उतना लो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में जो आर्टिकल्स है, रिजर्वेशन सिस्टम है, इसी तरीके से काम करता है कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट है, वुमेन है, आज भी हमारे पार्लियामेंट में वुमेन को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वुमेन को टिकट देने से कतराता है। क्यों कतराता है पता नहीं, उसी से पूछना चाहिए क्यों कतराता है। तो वुमेन्स आज भी 50% पॉपुलेशन भी 50% हमारा पार्लियामेंट में भी नहीं है, यानी रिप्रेजेंटेशन इक्वल मैनर में आज भी नहीं हो पाया। तो जस्टिस नहीं है कि जितना अपॉर्चुनिटी एक
मैन को मिलता है, जितना अपॉर्चुनिटी एक लड़का को मिलता है उतना अपॉर्चुनिटी एक लड़की को नहीं मिलता है ना। लड़का और लड़की को साइंस फील्ड में ज़्यादा आप नहीं देखते हैं, है ना। लड़की को पढ़ाने के लिए अलग से एक सब्जेक्ट क्रिएट किया, होम साइंस। मतलब समाज का चुतियापन ही हम देखते हैं, यानी मूर्खता देखते हैं कि होम साइंस क्रिएट कर दिया लड़कियों को दबाने के लिए कि तुम लड़की हो और घर के काम धंधे में करो, कहाँ तुम साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में दिमाग खपा रही हो, है ना। तो ये तो है हाल हमारे सोसाइटी का। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जस्टिस इंश्योर होना चाहिए, है ना, सभी को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस उसके साथ होना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को मिलाकर ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है कि जिसको जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब यह है। लिबर्टी का मतलब होता है कि लिबर्टी का क्या मतलब होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको कुछ करने से रोका ना जाए, आपके पास 100% फ्रीडम है, कुछ भी कीजिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे चलाने के बजाय किसी के घर में गाड़ी चला दिए, ये नहीं चलेगा, है ना। मतलब जितना आपके पास अधिकार है, जितना आपके पास राइट है, उतना ही आपके पास ड्यूटी भी है कि आप बिना किसी के राइट्स को वायलेट किए हुए आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए, है ना। मतलब अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं किसी को गाली देना स्टार्ट कर दो, तो ये सही नहीं है ना, है ना। हालांकि मैं गाली दे दिया हूँ, चुतिया बोल दिया हूँ सोसाइटी को बोला हूँ, सोसाइटी को, उस व्यक्ति को, समाज के उन सभी व्यक्तियों को जो पैट्रियार्की को सपोर्ट करता है, पैट्रियार्की को मतलब क्या बोले कि पैट्रियार्की को एक मतलब समाज में क्या चलता है, कुछ भी चलता है कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की हो तो तुम लड़के के साथ क्यों बैठते हो, है ना। लड़की के लिए गर्ल्स स्कूल्स बनाओ, लड़के के लिए बॉयज़ स्कूल्स बनाओ, है ना। लड़का लड़की के अलग अलग बैठाओ, अलग अलग कमरे में रखो। इतना डिफरेंस काहे का क्रिएट कर दे भाई, है ना। लड़की हो तो तुम छोटे कपड़े मत पहनो, है ना। लड़के हो तो तुम ये मत पहनो, वो मत करो। अरे इंडिविजुअल को जो इच्छा करे वो करने दो, उसका पर्सनल मामला है, उसका पर्सनल लिबर्टी का मामला है। कल्चर अपने आप उसको ऊपर थोपते काहे को हो, थोपना तो गलत बात है ना। तो जितना लिबर्टी एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता है यूएस जैसे कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उतना इंडिया में नहीं करता है। हालांकि हम लोग लिबर्टी लिख चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, एक इंडिविजुअल के पास 100% लिबर्टी है कि सोचने समझने अपना फ्रीडम एंजॉय करने का, लेकिन क्या उतना हम लोग एक्सरसाइज करने देते हैं? नहीं। बाम मतारी ही, यानी पेरेंट्स डिसाइड करता है कि आपको कौन सी काम करना है, कौन से जॉब का तैयारी करना है, कौन से नौकरी के लिए प्रिपेयर करना है। सरकारी नौकरी होना चाहिए बेटा, प्राइवेट सेक्टर से काम नहीं चलेगा, तभी जाकर दहेज अच्छा मिलेगा, है ना, बहुरिया अच्छा ही आएगी घर में। चलिए, तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि लिबर्टी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ करने से रोकने से बचना, यानी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना, है ना। जो इंडिविजुअल्स का जो इनिशिएटिव है उसको सेलिब्रेट करना, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ताकि जो इंडिविजुअल का जो इनिशिएटिव्स है वो अपना इनिशिएटिव्स के थ्रू कुछ क्रिएट कर सके, उसको एंजॉय कर पाए, अपने तरीके से जी पाए, बिना कोई उसके ऊपर रूल्स लॉज नियम्स थोपे हुए, है ना। ठीक है, मोरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में रहकर आप एंजॉय करोगे, लेकिन इंडिविजुअल्स के पास 100% लिबर्टी होना चाहिए, है ना। बिना किसी बाधा के जिस तरीके से उसको जीना है जीने दो। कहे को उसमें अड़चन डालते हो भाई, कहे को टंगनी करने निकलते हो। तो ये होता है लिबर्टी का मतलब, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी में, जैसे इक्वलिटी क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, कि हम आपस में सभी व्यक्ति इक्वल्स है, संविधान के नज़र में सब इक्वल्स है,
कोई वो रिलीजन से न रेस रिलीजन रेस या कास्ट पे या सेक्स पे या किसी प्लेस ऑफ बर्थ पे, इन सभी डिफरेंसेस की वजह से आप किसी के ऊपर कुछ थोप नहीं सकते, यानी किसी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी के साथ, समझ रहे हैं ना। तो किसी के साथ आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जो आर्टिकल 17 है वो बोलता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो छुआछूत का जो बीमारी है उसको ख़त्म करो, नहीं होना चाहिए। सो समाज में छुआछूत नहीं होना चाहिए। सब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, कि सबको कानून के नज़र में सब समान है, किसी के साथ किसी भी वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कन्याकुमारी से सीधे जा सकते हैं कश्मीर, और कश्मीर से कन्याकुमारी आप आराम से नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट आराम से कहीं भी जाइए, घूमिए, मस्त एंजॉय कीजिए। इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, और आप इधर से उधर कहीं भी जाइए, मस्त एंजॉय कीजिए। और टाइटल्स, किसी के एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल क्यों? क्योंकि एक समय था जब राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, तो राजा के राजा महाराजा मतलब एक से एक टाइटल लिया पड़ा था, तो किसी के साथ कोई टाइटल वाइटल नहीं होना चाहिए, सब इक्वल्स है, सब एक समान सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी का ये मतलब होता है। और समाज में सोशल तरीके से इक्वलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक तरीके से इक्वलिटी होना चाहिए, सभी के पास समान अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, है ना। जो पब्लिक ऑफिस है वो सबको समान तरीके से एक्सेस होना चाहिए। पब्लिक ऑफिस जैसे जितने भी सरकारी नौकरी, सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी पद हैं, उस पर सबका हक, सभी सिटीजन्स का उतना ही समान हक होना चाहिए, यानी समान अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि सब उसके लिए प्रयास कर सके, उसको क्रैक कर सके। जैसे आप सरकारी नौकरी जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी है, सब दे सकता है। पब्लिक ऑफिस है, जिसको इच्छा है वो चाहे क्वालिफाई करे, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे और एंजॉय करे, है ना, आराम से सेलेक्ट होकर काम करे देश के लिए। तो ये होता है इक्वलिटी का मतलब, ये सब कोई इक्वल्स है, सामाजिक रूप से भी इक्वल्स है ना, हर ग्राउंड पे, ठीक है। चलिए, फ्रेटर्निटी थोड़ा कम ही समझाते हैं, बाकी अगर आपको कम लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इसको दूसरे बार समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि बंधुत्व का भाव हो, आपस में एक सिटीजन और एक मतलब सिटीजन्स के बीच में क्या है, एक दूसरे के बीच में भाईचारे का भावना हो। और भाईचारे का भावना कब होगा? जब सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी, है ना, लिबर्टी होगा, मैक्सिमम लिबर्टी व्यक्ति इंजॉय कर सकता है, और समाज में पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली सभी तरीके से जब सोसाइटी जस्ट होगा तो आपसी भाईचारा अपने आप इंसिस्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब है ना, फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, कि एक इंडिविजुअल्स के इंटीग्रिटी, आपका एक इंडिविजुअल्स के आप बोल सकते हैं कि क्या बोल सकता है उसको, डिग्निटी वायलेट नहीं होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। तो इस लेवल पे हम लोग सोचते हैं, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल का डिग्निटी वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो ये वो फ्रेटर्निटी, जैसे हमारे डीपीएसपी का आर्टिकल्स हैं जो बोलता है, आर्टिकल 39 है शायद, है ना, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 है, उसमें बोलता है कि जो वुमेन के साथ जो डेरोगेटरी वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी जो भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस है, जो वुमेन्स को नीचा करता है ना, उसके करैक्टर्स को धूमिल करता है, उन सभी चीज़ों, उन सभी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना है समाज में, ताकि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ वुमेन को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है फ्रेटर्निटी का मतलब। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसको हम समझा दिए। बाकी क्या होता है प्रियम्बल्स, क्यों बना, कैसे बना,
क्या रीज़न है ना, सब लोग हम समझ चुके हैं। और इसके वर्ड्स जितने हैं उसको भी हम लोग समझ चुके। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, फिर से हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ नए एग्जाम्पल से लेकर कुछ नए तरीके से आपको समझाने का फिर से प्रयास करेंगे, है ना। कुछ इसमें गलतियाँ हो उसको ढूंढ कर बताइएगा कि सर यहाँ पे कुछ आप गड़बड़ बोले, है ना। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो, उसको भी आप लोग मेरे को इन्फॉर्म करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बाय बाय, धन्यवाद।